हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th हिस्ट्री लेसन सेकेंड जो कि हमारा चल रहा है अशोक की धम्म नीति का क्रियान्वयन। आज का हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, हालांकि ये छोटा बिंदु है, परंतु अशोक को समझने के लिए इस बिंदु को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अशोक की धम्म की नीति अपनी एक खुद के द्वारा बनाई गई नीति थी। चाहे उसने इस धम्म की नीति के लिए जो सिद्धांत बनाए थे उसमें विभिन्न धर्मों के ग्रंथों का उसने सहारा लिया हो, परंतु ये धम्म की नीति अपने आप में एक नई खोज थी उसके लिए और सारे संसार के लिए। तो आखिर ये धम्म की नीति बनाई, उसकी रूपरेखा बनाई, और रूपरेखा बनाने के बाद उसको किस तरह क्रियान्वित किया, क्योंकि किसी भी नीति की सफलता उसके क्रियान्वयन में छिपी हुई है। अगर वह नीति अच्छी तरह से क्रियान्वित होती है तो वही नीति सफल कहलाती है। तो अशोक ने धम्म नीति बनाने के बाद उसे अच्छी तरह क्रियान्वित किया, योजनाबद्ध तरीके से उसको क्रियान्वित किया, और क्रियान्वित करने के बाद उसमें उसने सफलता पाई, और इसी नीति के कारण वह एक बहुत बड़ा महान सम्राट के रूप में जाना जाता है। तो आखिर इस क्रियान्विति के तहत उसने ऐसे कौन कौन से कार्य किए उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ने जा रहे हैं। तो धम्म की नीति का जो पहला जो क्रियान्वयन है, युद्ध की नीति का त्याग किया उसने। हम देखते हैं कलिंग युद्ध के पश्चात उसने एक नारा दिया था, या कह सकते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि उसने युद्ध नीति के पश्चात धम्म नीति को अपनाया, या रणभेरी के स्थान पर धम्म भेरी का उद्घोष किया। यानी कि हम कह सकते हैं कि उसने युद्ध नीति को छोड़ दिया, कलिंग युद्ध, और कलिंग युद्ध के पश्चात वो चाहता था तो और युद्ध आगे बढ़ा सकता था, और युद्धों का सहारा लेकर वो बहुत बड़ा सम्राट बन सकता था। जैसे विश्व इतिहास में अनेक सम्राट हुए हैं जो कि अपने युद्धों के लिए जाने जाते हैं, तो उसके अनुसार वह कार्य करके वह आगे बढ़ सकता था। परंतु उसने देखा, कलिंग युद्ध के पश्चात देखा कि चारों तरफ शव बिखरे हुए हैं, चारों तरफ चित्कार है, खून खराबा है, और ऐसी स्थिति को देखकर उसका मन द्रवित हो गया, और द्रवित होने के पश्चात उसने युद्ध नीति का त्याग किया, धम्म नीति को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया। दूसरा जो है, नौकरशाहों को लोकहित व न्याय हेतु पाबंद किया। धम्म की नीति का क्रियान्वयन उसके अकेले की बस की बात नहीं थी। वह अकेला चाहता तो धम्म की नीति का क्रियान्वयन नहीं हो सकता था। उसके पूरे साम्राज्य के जितने भी नौकरशाह थे, लोग थे, कहीं ना कहीं उन सब का पूरा योगदान है। तो नौकरशाह को उसने पाबंद किया कि वह जनता के बीच जाएं, और जनता के बीच जाकर लोकहित के कार्य करें। जनता के बीच जाएं, देखें कि लोगों को किस प्रकार का कष्ट है, उन कष्टों को वो दूर करें, उनका कल्याण करें, और लोगों के साथ जाकर देखें कि किस तरह से अन्याय हो रहा है। हमारे जो अधिकारी वर्ग हैं किस तरह से वह न्याय नहीं कर पा रहे हैं, या गरीब लोगों को या निचले तबके के लोगों को जो न्याय नहीं मिल रहा है, तो उसकी व्यवस्था करे, समुचित प्रबंध करे। इस हेतु अशोक ने उनके नौकरशाहों को, अधिकारियों को, प्रशासनिक तंत्र के सभी लोगों को उसने ऐसा कहा कि जनता के बीच में जाए, लोगों का भला करे, लोगों का कल्याण करे। तीसरा जो है, लोकहित के कार्य करे। लोकहित के कार्य, उसमें औषधालय बनवाए, अस्पताल, मनुष्यों के लिए अलग, जानवरों के लिए अलग, और उस औषधालयों में उसने औषधि के लिए प्रबंध करवाए।
और कहा गया कि औषधियाँ अगर हमारे यहाँ पर उपलब्ध न हो तो कहीं बाहर से मंगवाई जाए, और बाहर से मंगवा कर भी औषधियाँ औषधालयों में पहुँचाई जाए। वृक्ष लगवाए, सराय बनवाए, सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, सिंचाई का प्रबंध किया और अनेक कार्य सम्राट अशोक के द्वारा जनता के हित के लिए, लोगों के हित के लिए उसने करवाए। अगला जो है चौथा बिंदु, पाषाण स्तंभ उत्कीर्ण करवाना। साम्राज्य के विभिन्न भागों में उसने विभिन्न पाषाण स्तंभ उत्कीर्ण करवाए और पाषाण स्तंभ लगवाए। इसके पीछे उसका जो मंतव्य था, वो जो चाहता था कि यह जो पाषाण स्तंभ पर जो धम्म नीति के जो विभिन्न सिद्धांत जो बताए गए हैं, जो विभिन्न बातें बताई गई हैं, उन बातों का पता सामान्य जनता को चल सके, जनता भी जान सके कि हमारा जो राजा है वो हमसे क्या चाह रहा है। एक तो जनता धम्म के सिद्धांतों को, नीतियों को समझ सके, उसके बाद उसके जितने भी नौकरशाह हैं वह भी इनको पढ़कर समझ सके कि हमें किस तरह से जनता की भलाई, जनता का कल्याण करना है, उनके दुखों का निवारण करना है। तीसरा कि उसके बाद के जो राजा होंगे, उसके पुत्र पौत्र आदि जो राजा होंगे, वह भी इन उत्कीर्ण लेखों के आधार पर समझेंगे कि हम जो राजा बने हैं तो हमारा एक प्रमुख कर्तव्य जनता के प्रति यह है कि हम धम्म की नीति का पालन करें। धम्म की नीति के तहत जो भी सिद्धांत उन्होंने उत्कीर्ण करवाए हैं उन सिद्धांतों पर चले। तो एक बहुत बड़ा उद्देश्य पाषाण स्तंभों को साम्राज्य के विभिन्न भागों में लगवाने का सम्राट अशोक का था। उसके बाद समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, समान दंड संहिता की व्यवस्था की। पूरे देश में एक जैसे कानून, एक जैसी दंड संहिता। मौर्य जो साम्राज्य है उसमें पहली बार भारत का राजनीतिक एकीकरण, एकता दिखाई देती है। तो हम किसको मानेंगे एकीकरण, किसको मानेंगे एकता? कि पूरे भारत के लोग एक हैं, पूरे भारत के लोगों में एकता है। उसके पीछे जो मुख्य आधार है समान नागरिक संहिता, पूरे देश के लोगों के लिए एक जैसे कानून बनाए। इसके पूर्व में मौर्य साम्राज्य से पूर्व जो कानून थे वह अलग अलग भागों में अलग अलग कानून थे, अलग अलग दंड संहिता थी। तो सम्राट अशोक ने एक प्रकार के कानून बनाए, सब लोगों के लिए एक प्रकार की दंड संहिता बनाई सम्राट अशोक ने पहली बार। और इससे हमें पता चलता है कि वास्तव में पूरा भारत एक है। छठा जो है हिंसा व पशु बलि। हिंसा व पशु बलि पर प्रतिबंध लगवाया। हिंसा के बारे में बहुत व्याख्या कर चुके हैं। पशु बलि पर प्रतिबंध लगवाया, यानी कि वह मानवतावादी तो था, जियो और जीने दो के सिद्धांत पर वह चलने वाला था। केवल मानव मात्र पर दया करने वाला शासक नहीं था, जीव मात्र पर दया करने वाला शासक सम्राट अशोक था। उसकी इतनी अच्छी सोच थी कि किसी भी जीव का में वध नहीं करना है। तो पशु बलि पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाया। पहले वह
दम्भ नीति को अपनाने से पूर्व या कलिंग युद्ध से पूर्व वह विहार यात्राओं पर निकलता था और जहाँ पर शिकार किया जाता था, विहार यात्राओं के स्थान पर उसने दम्भ यात्राओं का आयोजन किया। सातवां जो है दम्भ महामात्रों की नियुक्ति। दम्भ महामात्रों की नियुक्ति। और आठवां जो है दम्भ आयोग भेजना। सातवां देखते हैं दम्भ महामात्रों की नियुक्ति। सम्राट अशोक ने अपने शासन के 13वें वर्ष दम्भ महामात्र नामक एक नए अधिकारियों की नियुक्ति की। ये दम्भ महामात्र उसकी दम्भ नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी थे। पहला ऐसा संसार में राजा हुआ जो कि दम्भ की नीति कल्याण के लिए भी, लोगों के कल्याण के, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के दुख दर्द को समझने के लिए, दम्भ नीति के प्रचार के लिए पहला ऐसा शासक था जिसने इस प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति की। और उन अधिकारियों को दम्भ महामात्र कहा जाता है। दम्भ महामात्र नामक अधिकारी जनता के बीच जाते थे, उनके कष्टों का निवारण करते थे, दम्भ नीति का प्रचार करते थे। दम्भ महामात्रों का एक और अन्य कार्य था कि जो राज परिवार के द्वारा जो भी दान दिया जाता था, उनकी दान की जो व्यवस्था है कि ये सही तरीके से सही लोगों के पास में ये दान पहुंचे, उसकी व्यवस्था दम्भ महामात्र नामक अधिकारी नियुक्त करते थे। वे लोकाचार देखते थे, लोगों के आचरण को देखते थे कि वास्तव में लोग दम्भ नीति के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी की नियुक्ति, दम्भ महामात्रों की नियुक्ति करने वाला सम्राट अशोक था, जिसने दम्भ नीति के तहत इन अधिकारियों की नियुक्ति की। आठवां जो बिंदु है दम्भ आयोग भेजना। अपने दम्भ का प्रचार करने के लिए अपने साम्राज्य में और अपने साम्राज्य के अलावा, जैसे देखते हैं कि सम्राट अशोक था वह मगध का शासक था और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो अपने दम्भ की नीति का प्रचार करने के लिए उसने साम्राज्य के विभिन्न भागों में दम्भ महामात्रों को, दम्भ आयोग को भेजा। और उसमें उसका पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, श्रीलंका के राजा के पास भेजा। और श्रीलंका के राजा ने सहर्ष बौद्ध धर्म स्वीकार किया और सम्राट अशोक की तरह उसने देवानाम की उपाधि धारण की। प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है कि सम्राट अशोक के समान किस अन्य शासक ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी? तो वह श्रीलंका का शासक तिस्य था। और यहाँ पर जिसको भेजा गया वह महेंद्र और संघमित्रा, उसकी पुत्री, उसको दम्भ की नीति के तहत यहाँ पर भेजा गया। वह जाए संसार में दम्भ का प्रचार करे, अपने धर्म का प्रचार नहीं। सम्राट अशोक की जो दम्भ नीति थी वह सार्वजनिक सार्वभौमिक नीति थी। किसी देश पर अधिकार करना या अपने बौद्ध धर्म को वहाँ के लोगों के द्वारा जबरदस्ती अपनाना, ऐसा उसका कोई उद्देश्य नहीं था। ऐसी दम्भ नीति थी कि वह लोगों में संस्कार आए, लोग अच्छे कार्य में संलग्न हो, लोगों का कल्याण हो, लोग शांतिपूर्वक रह सके, उसमें सहिष्णुता आए, सामंजस्य आए, ऐसे दम्भ के विचार थे। उस नीति का प्रचार करने के लिए उसने दक्षिण भारत में, उसके अलावा यवन राज्यों में, हिमालय के राज्यों में, म्यांमार में, चारों तरफ विभिन्न लोगों को दम्भ के प्रचार के लिए उसने भेजा। इन सब कार्यों से हम देखते हैं कि अशोक की दम्भ की नीति अशोक के समय में बहुत प्रसिद्ध हुई और लोग इसके अनुसार धर्माचरण करने लगे। उसके अनुसार जो है नौकरशाह भी इसका अनुसरण करने लगे। और इस नीति के कारण सम्राट जो अशोक है जग प्रसिद्ध हुआ, विश्व प्रसिद्ध हुआ। एक बहुत महत्वपूर्ण अच्छा टॉपिक था आज का, दम्भ की नीति का क्रियान्वयन। आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। और
अगर आप लिखना चाहो कि धम्म नीति का क्रियान्वयन किन बिंदुओं के आधार पर किया गया, तो ये जो बिंदु उतारे हैं अब उसको अपनी नोटबुक में उतारो। धन्यवाद।